ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज सेकंड लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ. दिस इज लेक्चर नंबर 18 in relation to intangible assets and we are doing chapter 7, chapter 8, chapter 9 in a mixture, in a combo. तो बेटे इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, व्हाई वी से देम इंटेंजिबल एसेट्स, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. एंड इन द लास्ट लेक्चर बेटे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटरनली क्रिएटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंजिबल एसेट के बारे में बताया और कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बताया. विद हेल्प ऑफ दैट आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय रिसर्च कॉस्ट एंड व्हाट आई मीन बाय डेवलपमेंट कॉस्ट. जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें. कसम होगी अगर आपने रजिस्टर ओपन नहीं किया. कमर सीधी करके बैठेंगे बेटे. कोई झुक के बैठा ना, थप्पड़ मारूंगा उसको खींच के. जल्दी फोन बिल्कुल ऑफ कर दो बेटा. स्विच ऑफ कर दीजिए. बेकार है फोन. आपका फोकस खत्म कर रहा है. आपको एसी से नहीं बनना, फर्स्ट टाइम नहीं बनना. दोबारा एग्जामिनेशन फीस देनी है, दोबारा मेरे वीडियो लेक्चर्स के पैसे देने हैं. फर्स्ट टाइम फर्स्ट सक्सेस. जल्दी से बेटे, मैं आपकी वेट कर रहा हूं. आप रजिस्टर ओपन करें. ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर 18, चैप्टर 9, इंटेंजिबल एसेट्स. मैंने आज बड़ी प्यारी सी अपनों से अपनी सी बात की है. बेटे कोई भी काम करने से पहले डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप उसको करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें कंफर्टेबल लेवल आ जाता है. तो मैंने लिखा इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल unless it is done. बेटे हर चीज इम्पॉसिबल लगती है जब आप उसको देखते हैं, सोचते हैं, बट वेन यू डू इट इट बिकम्स पॉसिबल. इम्पॉसिबल खुद कहता है इम्पॉसिबल यार. तो इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनलेस इट इज डन. मेरी बात आप समझ रहे. लेक्चर नंबर 18, सेकेंड लास्ट लेक्चर, चैप्टर 9, इंटेंजिबल एसेट्स. मैं भूपेश आनंद, मैं आप ही के लिए आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे एक बार बेटे नोट्स को ओपन करें. मैंने जो पीपीटीज बताई हुई हैं आपको, आई हैव गिवन द जूस नोट्स. एक बार जूस नोट्स को ओपन कर लेते हैं. बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताना है अमोर्टाइजेशन के बारे में, और आई विल बी टेलिंग यू सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. अभी देखेंगे बेटे क्या होता है. आप मेरे जूस नोट्स अपने सामने रख लें. इवन कैप्लॉन भी आज बाहर निकाल लें, क्योंकि मुझे आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं. आई विल बी डूइंग थ्रू कैप्लॉन. इलस्ट्रेशंस करूंगा, ट्राई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करूंगा. हवन करेंगे. आइए सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बातें करेंगे. बेटे आपको याद है मैंने चैप्टर 7 में आपको बताया था दैट टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का वैल्यू गिर जाता है ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. आप जो एसेट खरीदते हैं उसमें टूट फूट हो जाती है. इसलिए आपको मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस में अमोर्टाइज डेप्रिसिएट करना चाहिए. यू शुड डेप्रिशिएट इट. बेटे डेप्रिसिएशन का मतलब है इट इज एनुअल चार्ज. इट इज बीइंग चार्ज बिकॉज द कैरिंग वैल्यू ऑफ दैट एसेट हैज बीन डिक्रीज्ड. क्योंकि उस एसेट की कैरिंग वैल्यू कम हो गई है. बेटे कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? जितने में खरीदी और जितनी उसमें आपने ऑलरेडी आज अगर उसको देखें तो दैट वैल्यू इज नॉट देयर. मैंने एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन का कि आपने यू हैव परचेज अ मोबाइल फोन एंड इफ यू वांट टू रिटर्न इट to the same shopkeeper after a period, after let's say 1 week or 1 month, he will not return you the same amount because that mobile phone has been depreciated. Similarly, मैं आज आपको हवाला दे रहा हूं intangible assets का. बेटे एसेट्स मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्सिस्टेंस. आई कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज टेंजिबल एंड सेकंड इज इंटेंजिबल. सो आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट इंटेंजिबल. कोविड-19 की वैक्सीन रैनबैक्सी लैबोरेटरी से निकाल ली, बट उनको जो पेटेंट मिला है 50 इयर्स का मिला है. इट मींस आफ्टर 50 इयर्स दे विल नॉट हैव अ सोल राइट टू प्रोड्यूस दैट वैक्सीन. रादर ऑल अदर लैबोरेटरीज कैन प्रोड्यूस द सेम वैक्सीन. इसका मतलब पेटेंट का, लाइसेंस का, आप जो भी इंटेंजिबल एसेट लेते हैं इट हैज अ लिमिटेड लाइफ, इट हैज अ फाइनाइट लाइफ. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंटेंजिबल एसेट्स कैन हैव
can be classified on the basis of life. And when I say life, it means it has a tangible life, it means it has a finite life, and it may have infinite life also. बेटे डिस्कशन करना है ना, तो डिस्कशन के लिए हमें क्लियर होना चाहिए कि उसकी लाइफ फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. लेट इट बी अ हाइपोथेटिकल केस कि इनफाइनाइट लाइफ किसी की भी नहीं होती बेटे, सबने मर जाना है, हम सब कलयुग में रहते हैं, सब मर जाएंगे. बट द पॉइंट इज मैंने आपको ये बताया दैट इनटेंजिबल एसेट की जो लाइफ है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज फाइनाइट एंड सेकंड इज इनफाइनाइट. तो बेटे अगर फाइनाइट लाइफ है तो उसका भी तो वैल्यू डाउन हो रहा है. पेटेंट्स जो आपने 50 इयर्स के लिए 10 इयर्स के लिए, as the year passes by you will lose that right to earn the cash flow from that. बेटे आपको राइट कब मिलेगी? तो क्या लगता है उसका भी तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, intangible assets का भी तो डेप्रिसिएशन आना चाहिए, because the value is decreasing. But बेटे in case of intangible assets we do not use the word depreciation. intention वही है, ऑब्सोलेसेंस वाली इंटेंशन है, यूज वियर एंड टीयर की इंटेंशन है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की इंटेंशन है. इंटेंशन इज सेम, रीजंस आर सेम, बट इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट वी यूज द वर्ड अमोर्टाइजेशन. आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. आई विद हेल्प ऑफ गूगल अभी बताऊंगा. आप बस मेरी बात को ध्यान से सुने बेटे. मैं कहता हूं, मैं भूपेश आनंद, मैं आप ही के लिए आज लेक्चर 18 को डिलीवर कर रहा हूं. एंड आई वांट टू टेल यू दैट हाउ वी डू अकाउंटिंग एंट्रीज और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ the amortization, why we are using the word amortization, what is the difference between amortization and depreciation, and what I mean by subsequent expenditure. भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा है. बेटे आपको एक बात ये बताना चाहता है कि अगर आपने मेरी अभी 5 मिनट तक बात ध्यान से सुन ली, आप ये बताइए, रैन बैक्सी का मैं बार बार नाम ले रहा हूं, रैन बैक्सी लेबोरेटरीज, नाम तो सबने सुना हुआ बेटे. दवाइयां बनाती है बेटा, दवाइयां बनाने वाली कंपनी. दवाइयां. नाउ दिस कंपनी मे बी हैविंग सो मेनी पेटेंट्स, क्योंकि इन्होंने खुद रिसर्च किया होगा, खुद डेवलप किया होगा, खुद वैक्सीन निकाली होगी, खुद मेडिसिन बनाई होगी. मैं अज्यूम करता हूं कि इन्होंने कोविड भगवान करे जल्दी हो जाए ऐसा, कोविड-19 की वैक्सीन प्रिपेयर की, और कोविड-19 की जो वैक्सीन है इनको पेटेंट इन्होंने करा लिया, बिकॉज इन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद उसको डेवलप किया, एंड दे गेट इट पेटेंटेड. इट मींस जो वैक्सीन इन्होंने बनाई उसमें जो फॉर्मूला इन्होंने यूज किया वो फॉर्मूला और भी कोई यूज नहीं कर सकता अप टू, मैं अज्यूम कर रहा हूं 20 years. And they have expended, let it be $5 lakh as development cost. मैं assume कर रहा हूं कि development cost as a मान लेते हैं plus capital expense on research cost plus capital expense on research cost. बेटे डेवलपमेंट कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंस ऑन रिसर्च कॉस्ट के ऊपर मैंने अज्यूम किया द टोटल अमाउंट स्पेंट इज $5 lakh. लेट इट बी फॉर 20 years बिकॉज आई हैव गॉट दैट राइट फॉर 20 years. तो पहली बात मैंने आपको बताया था, इफ those 5 conditions are being fulfilled, that whether that project is technically feasible, whether that project is commercially viable, whether you have the amount to spend that money to complete that project, whether future cash inflows are possible. अगर वो सारी बातें हैं तो डेवलपमेंट कॉस्ट को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं. बट इन एनी ईयर if that conditions are not being fulfilled, अगर किसी भी ईयर में वो कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो बेटे आपको उस एक्सपेंस को इन द सेम ईयर यू हैव टू ट्रीट इट एज अ एक्सपेंस. एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो झुक के बैठा हुआ था बेटे, चक्कर ये मोबाइल फोन कभी कभी देखता था, मेरी क्लास को ध्यान से नहीं सुन रहा था, उसको लगा लेक्चर्स ले लिए दोबारा से ले लेंगे. बेटे 180 दिन के बाद तो मिलने नहीं है, दोबारा पैसे देने पड़ेंगे आपको. आप बेवकूफ हो, आप टाइम को लूज कर रहे हो, एंड टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन दिस अर्थ प्लैनेट. अब वो बच्चा कमर सीधी करके बैठ गया. अब मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, सुनो मेरी बात को. भूपेश आनंद बोलता,
I want to say you that development cost can only be capitalized if those conditions are being fulfilled. It means every year we will check that whether those conditions are being fulfilled. If yes, then only it will be capitalized, and if it is will be capitalized, the value will come down and we can amortize it. We will not use the word depreciation, we will use the word amortization. मान के चलिए भाई बहन का नाता है बेटे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में. हम टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज करते हैं, ये भैया हैं, बड़े भैया हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए वी यूज द वर्ड अमोर्टाइजेशन, ये छोटी बहना है, बहना बहना. वी यूज द वर्ड अमोर्टाइजेशन फॉर इनटेंजिबल एसेट्स एंड वी यूज द वर्ड डेप्रिसिएशन फॉर टेंजिबल एसेट्स. ऐसा मान लीजिए. आपको क्या टेंशन की बात है बेटा? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से यू दैट सपोजिंगली दिस कंपनी रैनबैक्सी लैबोरेटरीज जो दवाइयां बनाती है इंडिया में, इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन का पेटेंट ले लिया और डेवलपमेंट वगैरह में रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसर्च कॉस्ट में $5 लाख इनके एक्सपेंस हो गए एंड देयर पेटेंट लाइफ इज 20 years. तो बेटे मैं ये कहता हूं कि 5 लाख रुपए जो इन्होंने डेबिट किए, जो इन्होंने एक्सपेंस किए, इट शुड नॉट बी डेबिटेड इन द ईयर 2020. 5 लाख रुपए एक साथ डेबिट नहीं होने चाहिए. रादर इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 20 years. 20 सालों में इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. इट मीन्स वी शुड हैव अ सिस्टमैटिक एलोकेशन एज पर मैचिंग कंसेप्ट. बेटे इसका बेनिफिट रैनबैक्सी को एक भी 2020 में थोड़ी मिलेगा. It will be in 2021, 2022, 2023, up to 2040 tak they will get the benefit on this vaccine which they have invented. So the expense which they have incurred $5 lakh, that should not be expense for only for 2020. Rather, it should be divided or it should be amortized, and that should be debited in every year. So that process which we are debiting every year, that is named as amortization, and we are doing systematic allocation. तो बेटे एक साल में कितना करेंगे आप बता दीजिए. 5 लाख को अगर मैं 20 से भाग कर दूं तो एक साल में कितना अमाउंट आएगा बेटे आप बताएं. 5 लाख डिवाइडेड बाय 20, दैट कम्स टू $2,500. It means they can debit $2,500 in 2020. They can debit $2,500 in 2021, $2,500 in 2022, $2,500 in 2023, $2,500 in 2024. इसका मतलब सभी ईयर्स में वो $2,500 को डेबिट कर सकते हैं. So this is named as amortization. This is named as if the life of that intangible asset is finite. But अगर intangible asset की life infinite है, हाइपोथेटिकल केस हो सकता है, इनफाइनाइट है, तो बेटे उस केस में हम अमोर्टाइजेशन का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे. बिकॉज मुझे लाइफ ही नहीं पता. आप बताइए, मुझे नहीं पता 5 लाख डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये तो इनडेफिनेट वर्ड आया कुछ. अब एक बच्चा कहता है इंफिनिटी से क्यों डिवाइड किया. बेटे मैंने अज्यूम किया कि जो 5 लाख रुपए जो मैंने एक्सपेंस किए थे Ranbaxy Laboratories ने, they have invented a product, they have got a patent, and the life of that patent is infinite. So I will divide by infinite. When I divide by something by infinite, the coefficient will be infinite. I cannot define it, so I cannot depreciate it, I cannot amortize it. So उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे इम्पेयरमेंट के लिए. अब एक नया कंसेप्ट आ गया बेटे, इम्पेयरमेंट. वैसे तो मैंने F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कोई भारी नुकसान हो जाना या भारी किसी वैल्यू में गिरावट आ जाना. अचानक ही गिरावट आ गई, आप डेप्रिशिएट कर रहे थे, आप अमोर्टाइज कर रहे थे, बट उसका मार्केट में जो वैल्यू है उसको अगर आज आप बेचने जाएं तो वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो आज आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर दी. इट मींस द कैरिंग वैल्यू व्हिच इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, that is, let it be the carrying value of that asset. Carrying value क्या होती है आपको पता ही है बेटे. carrying value का मतलब which is appearing in the balance sheet. It means it is cost minus accumulated amortization. Because I am using the word, I am doing chapter intangible asset, so I will not use the word accumulated depreciation, rather I will use the word accumulated amortization. को लेस करने के बाद मान लेते हैं y वैल्यू आ रही है. और बेटे बाजार में अगर हम चेक करें
तो इसका रिकवरेबल अगर हम बाजार में बेचें और चेक करें कितने की बिक जाएगी, तो बेटा ये आ रही है वाई माइनस समथिंग। अब आप बताइए, कैरिंग वैल्यू इज मोर देन recoverable value, so it means it is not showing a true and fair view. आप बताइए, मैं एक एसेट की वैल्यू को which has indefinite life, I am not amortizing it because I am not aware of the life, I am showing it at a carrying value. But if carrying value is less than the recoverable amount, if carrying value is less than the recoverable amount, if carrying value is less than the recoverable amount, then I should not calculate, I should not show my financial statements on this carrying value of y, rather I should show it at y minus something value. तो बेटा ये जो समथिंग है ना, इसका नाम है इम्पेयरमेंट लॉस। इसका मतलब कैरिंग वैल्यू में जो गिरावट आई एज कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू, एज कंपेयर टू द रिकवरेबल वैल्यू, उन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया और जो गिरावट आई, मैं कहता हूं उस गिरावट का नाम है इम्पेयरमेंट। तो मुझे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी शो करनी है तो आई शुड शो इट एट द रिकवरेबल वैल्यू। इन दिस एग्जांपल रैन बैक्सी को अपनी बैलेंस शीट में पेटेंट्स को शो करना चाहिए y माइनस समथिंग वाली वैल्यू पे, दैट इज नेम्ड एज रिकवरेबल अमाउंट। बस बेटे यही बताना है, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। एक बच्चे को जल्दी से बताना है बेटे, मेरे को लग रहा है उसको नींद आ रही है, कोई बात नहीं बेटे, नींद तो अच्छी बात है बेटा आने की। आप आराम से पहले लिखें, जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें, लिखें बेटे, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, आप लिखें। आ गया बेटे? आप सभी पहले ये लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट अमोर्टाइजेशन, एंड देन आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। देखिए मैंने आपके लिए, इन्वेस्टोपीडिया भी एक बड़ी अच्छी साइट है, जैसे मैंने कहा विकीपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया, ये दोनों साइट्स, और एक moneycontrol.com, बेटे ये तीनों साइट्स को स्टडी किया करो, आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। along with ACCA qualification you should have a real knowledge। और मैं तो कहता हूँ स्टॉक ट्रेडिंग का भी थोड़ा सा अपने शेयर्स भी कुछ पैसे 10,000 5,000 इन्वेस्ट करने स्टार्ट करो, अपने आप ट्रेड करो, तो आपकी नॉलेज में ज्यादा एनहेंसमेंट आएगा। एमफी के पेपर्स बेटे, एनएससी के पेपर्स, उनके मॉड्यूल्स को करो अलॉन्ग विद एसीसीए, एमएस एक्सेल के फॉर्मूलेस देखो, तो मुझे ऐसा लगता है योर नॉलेज, योर वैल्यू विल बी एज कंपेयर टू अदर एसीसीएस। तो देखिए मैंने लिखा है amortization versus depreciation, what is the difference? The cost of business assets can be expensed each year over the life, this amortization and depreciation are the two methods। बेटे ये दो मेथड्स है मैंने बताया, depreciation is used for tangible and amortization is used for intangible, the expense amounts are subsequently used as a tax deduction। ठीक है, ये बात हमें पता है। amortization है are two methods of calculating this a business will calculate this expense in order to use them as a this। ठीक है, amortization ध्यान से बेटे, amortization is the practice of spreading intangible assets cost। जैसे मैंने अभी रैन बैक्सी लेबोरेटरी का एग्जांपल लिया, $5 लाख जो उसने एक्सपेंस किए फॉर कोविड-19 वैक्सीन, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग, जो हमने $2,500 कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय 20 assets cost over the useful life। intangible assets are not physical assets, so examples is this patents, trademarks, बेटे सब तो पता ही है आपको,
स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर सकते हैं. अनलाइक डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इज एक्सपेंस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड. इट मींस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम शो नहीं करते. वी प्रिपेयर, वी डेबिट, वी अमोर्टाइज इंटेंजिबल एसेट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन. एक बच्चे को तो हंसी आ गई. मैंने पूछा क्यों हंस रहे हो? वो कहता है सर स्ट्रेट लाइन मेथड में ज्यादा माइंड में प्रेशर नहीं देना पड़ता बिकॉज एवरी ईयर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इज देयर. मैंने कहा यार ये बात तो सही कह रहे हो. ठीक है जी. आइए, डेप्रिसिएशन. Depreciation is expensing of fixed assets over this. But a building, equipment, furniture, vehicle, land, machinery, IS 16, plant, property, equipment, इन सभी के ऊपर आप क्या करते हो? You charge depreciation. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तो आइए मैं भूपेश आनंद दोबारा से आपको अपनी स्लाइड्स में लेके चल रहा हूं. आप लिख चुके हैं क्या फर्स्ट पॉइंट? अमोर्टाइजेशन, subsequent treatment of development cost. But I have already told you that if development cost is capitalized, if those conditions are being fulfilled, तो हम उसको capitalize कर सकते हैं. ठीक है बेटे, हमने capitalize तो कर दिया, but आगे क्या? मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से हमें रेवेन्यू और कॉस्ट को मैच करना है, तो वी हैव टू अमोर्टाइज इट. तो फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट लिखें, एज पर मैचिंग कंसेप्ट, because of which development cost is amortized. Because I want to give you the reason, the logic, कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि हम इसको डेबिट क्यों करते हैं या हम अमोर्टाइज क्यों करते हैं. व्हाट आर द रीजंस ऑफ अमोर्टाइजेशन? बिकॉज ऑफ विच डेवलपमेंट कॉस्ट इज अमोर्टाइज. अमोर्टाइजेशन शुड कमेंस. एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिसर्च होने के बाद और कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले जो भी कुछ आप करते हैं, दिस इज नेम्ड एज डेवलपमेंट प्रोसेस. तो अभी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई बेटे. जिस ईयर से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, हम उस ईयर से अमोर्टाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे और अमोर्टाइजेशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट करेंगे. ये बात हमने ऑलरेडी बता दी है. तो आप सेकंड बी पॉइंट लिखें, अमोर्टाइजेशन शुड कमेंस. बट एंड इट इज वेरी लॉजिकल ऑल्सो दैट वंस वी हैव स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन, नाउ वी कैन अमोर्टाइज दैट कॉस्ट टू दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू बिकॉज वी आर गेटिंग सम रेवेन्यू बाय सेलिंग दोज यूनिट्स. सो अमोर्टाइजेशन विल कमेंस फ्रॉम द ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन. ठीक है जी. अब बड़ा सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बनाया है, आप देखें फिर हम क्वेश्चन करेंगे. फॉलोइंग इज द समरी चार्ट ऑफ अमोर्टाइजेशन. मैंने आपको अभी बताया, अज्यूम करते हैं पेटेंट की लाइफ फाइनाइट है. अभी एग्जांपल दिया ना रैनबैक्सी का. इट मींस आप ऐसा मानिए, इफ द लाइफ ऑफ दैट इंटेंजिबल एसेट इज फाइनाइट, इट शुड बी अमोर्टाइज्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर यूजफुल लाइफ. इट शुड बी अमोर्टाइज्ड ऑन द सिस्टमैटिक बेसिस ओवर यूजफुल लाइफ. सेकेंड पॉइंट, इफ द लाइफ इज इनडेफिनिट. जैसे मैंने अभी बताया बेटे, 5 लाख रुपए डॉलर्स को रैनबैक्सी के एग्जांपल में हमने 20 से डिवाइड किया था और 2500 इज टू बी डेबिटेड एवरी ईयर फॉर 20 years. But if the life is indefinite, as I've just told you, we will compare the carrying value with the recoverable value, and if carrying value is more than recoverable value, we will show it at recoverable, and that difference is named as impairment loss. लिखिए should not be amortized. अगर आपकी indefinite life है, क्योंकि हम डिवाइड किससे करेंगे पता ही नहीं. impaired है बेटे, impaired if carrying value is more than recoverable value. When I say recoverable value, it means if I want to sell it in the market, how much amount I will be getting as a net proceeds, that is recoverable value. तो अगर दोनों में डिफरेंस है और कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, तो आपको कैरिंग वैल्यू को कम में शो करना है, और जितने कम में शो करोगे उसका नाम है इंपेयरमेंट लॉस, और वैल्यू दिखानी चाहिए रिकवरेबल, अगर रिकवरेबल वैल्यू कम है तो. ठीक है सर. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहने जा रहा हूं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन दैट इफ यू सी दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट. बेटे डेवलपमेंट कॉस्ट को आप कैपिटलाइज तभी कर सकते हो अगर आप ये कंडीशंस को पूरा करो. नहीं होती हैं तो आपको डेबिट करना है अपने इनकम स्टेटमेंट में. तो एक बार लिख लीजिए, all conditions for amortization of development cost should be fulfilled at the end of each accounting period. Otherwise to be written off to profit and loss statement. नहीं तो ये profit and loss statement में write off करेंगे. ठीक है जी, आराम से.
all conditions for amortization of development cost should be fulfilled at the end of each accounting period, otherwise to be written off to profit and loss statement. मैं आ गया जी, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे जूस नोट्स को निकाल लीजिए और अपनी कैप्लॉन भी निकाल लीजिए. आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैंने आप सबको ये जूस नोट्स दिए हैं और मैंने जो बताया है बेटे उसको मैंने समरी में बना दिया है. कोई माइका लाल यूट्यूब में या है कोई माइका लाल जो फिजिकल क्लासेस लेता हो जिसने अपने जूस नोट्स भी बनाए हो, आपके लिए रिटर्न स्लाइड्स भी लिखी हो, गूगल क्रोम से भी बताया हो, ड्रामे भी करता हो, गाने भी दिखाता हो, खड़े होकर पढ़ाता हो. बेटे आइए, अमोर्टाइजेशन को मैंने डिवाइड किया फाइनाइट लाइफ, इंडेफिनिट लाइफ. डेप्रिशिएबल अमाउंट शैल बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस. वी विल ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड. हम हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे. चलिए जी, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ हूं. ये कैप्लॉन की इलस्ट्रेशन है, आराम से देखिएगा. एप्पल कंप्यूटर इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट. मैंने खाली नाम चेंज कर दिया है, कंपनी का नाम कुछ और होगा, मैंने वो नाम रखा जो कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट रहे, ठीक है ना जी. एप्पल कंप्यूटर हैज अ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है. दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ओवर अ 3-year पीरियड. बेटे एक नया प्रोडक्ट एप्पल कंप्यूटर्स बना रहा है, एक न्यू प्रोडक्ट एप्पल कंप्यूटर्स बना रहा है जो 3 साल में आप बेच सकते हैं, ठीक है सर. कब बनाया बेटे? 2006. स्टार्टिंग कब हो रही है? 2006 से. 2006 से. तो उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया जो 2006 से आप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. इट मीन्स द ईयर फ्रॉम विच आई कैन स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, देन दैट कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसर्च एक्सपेंडिचर and development cost can be capitalized and then they can be amortized from the year of commercial production. But those conditions are important. But अगर वो conditions important नहीं है, नहीं हुई fulfill, then you have to treat it as a expense. तो देखते हैं अभी 2005 के उन्होंने दिया, 2006, 2007, 2008, ये सारी फिगर्स $1000 में. नेट रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, उन्होंने कहा जी दूसरी किसी एक्टिविटी से ये नेट रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम अदर एक्टिविटी. इट मींस नए प्रोडक्ट के अलावा भी तो वो काम कर ही रहे थे. नेट रेवेन्यू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, ये बेटे नए प्रोडक्ट से है. डेवलपमेंट कॉस्ट, अब बेटे आपको मैंने ऑलरेडी बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट. लास्ट लेक्चर नंबर 18 और 17 इज फुल्ली ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. ओके, they have incurred $900,000 in the year 2005, but the benefit they will not be getting in the year 2005. If the benefit they will be getting in the future year, if that is technically viable, if that is commercially feasible, then I can capitalize it. ठीक है जी. Show how the development cost should be treated if the cost do not qualify for capitalization. It means अगर वो conditions पूरी नहीं हुई, जैसे अभी मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट बताया, इफ दोज कंडीशंस आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड. अब एक बच्चों को नींद आ रही, उसको लगा पता नहीं विच कंडीशंस आई एम टॉकिंग ऑफ. Again, I have already told you technically feasible, commercially viable. You have the resources to complete it. You think that you will be getting commercially future benefits. All those conditions are necessary. Then only you can capitalize your development cost. Assume करते हैं कि वो conditions ही नहीं पूरी हुई, तो बेटे that expense will be debited in the income statement in the year in which you have incurred that expense. इसका मतलब 2005 में आपने ये खर्चा किया, तो 2005 की इनकम स्टेटमेंट में हम इस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे. ठीक है सर. तो कॉस्ट टू क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन, और सेकंड पार्ट है इफ दैट इज क्वालिफाइड फॉर अमोर्टाइजेशन. बेटे अगर बेटे क्वालिफाइड है अमोर्टाइजेशन के लिए ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो आप बताइए 3 साल का दिया हुआ है, तो बेटे उस केस में $900 को मैं 3 में डिवाइड कर दूंगा. आई विल डेबिट 300 हेयर, I will debit 300 here and I will debit 300 here, and if it is not qualified तो मैं पूरा का पूरा 2005 में ही डेबिट कर दूंगा. मैंने बड़ी प्यारी सी आपके लिए स्लाइड बनाई है, बेटे प्यार है तभी तो किया है, नहीं तो मैं करता क्यों. क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. आई हैव टोल्ड यू दिस इज अ रिसर्च फेज, दिस इज डेवलपमेंट फेज, दिस इज कमर्शियल प्रोडक्शन. इन द ईयर 2006-07 कमर्शियल प्रोडक्शन हो रही है. डेवलपमेंट कॉस्ट और यहां तक $900 $1000 लग गए.
एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम रेवेन्यू भी ट्रीट कर सकते हैं इफ कंडीशंस आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड. If conditions are fulfilled, then I can treat it as a capital expenditure. If it is a capital expenditure, I can amortize it and it can be amortized equally. But if it is not a cap conditions are being fulfilled, I will treat it as a revenue and it will be debited in the same year. बंदे को भूपेश आनंद बोलते, आप आराम से स्लाइड लिखते, कुछ बच्चे होशियार बनते. दे आर नॉट राइटिंग डाउन दीज स्लाइड्स, दे आर बेवकूफ बच्चे, बिकॉज दे विल बी पेइंग अगेन F3 एग्जामिनेशन फीस. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट as per a part. If that amount is not to be capitalized, then it will be debited, it will be shown as an expense in the year of incurring, in the year 2005. क्योंकि 2005 में मैंने $900,000 का एक्सपेंस किया, तो मुझे 2005 में ही एक्सपेंस ट्रीट करना है. इट मीन्स in the income statement of 2005, profit and loss statement of 2005, I will debit $900,000 as my expense and I will not amortize it because it has already been debited in the year 2005. तो बेटे फिर amortization का तो मतलब ही नहीं है. देखिए जी, net revenue from other activities, ये तो given ही है. $400,000, $500,000, $450,000, $400,000, that is given to me. एक बच्चा ढूंढ रहा, पता नहीं कहां से आ गया. बेटे क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप देख लो पहले. आप देखते नहीं ना ध्यान से, चक्कर तो ये है. नेट रेवेन्यू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट है उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन 2006 से स्टार्ट हो रही है. सो इट इज बट नेचुरल दैट आई विल बी गेटिंग सेल्स फ्रॉम 2006. I will not be getting any sales in the year 2005 because I am doing development there. So $450,000, $600,000, $400,000 is the revenue which they have already calculated. उनको ऐसा लग रहा है कि इतने पैसे आ जाएंगे, एस्टिमेट कर रहे हैं बेटे, assumption लगा रहे हैं. डेवलपमेंट कॉस्ट $900 की मैं यहीं पर डेबिट कर दूंगा. कहां पे बेटे? 2005 में, बिकॉज इसकी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, हेंस इट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, इट हैज टू बी डेबिटेड इन द ईयर 2005, इन द ईयर इन विच आई हैव इनकर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट, एंड देन आई कैन कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर. दिस विल बी नेट प्रॉफिट फॉर डिफरेंट ईयर्स. बट अगर इफ इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ कैपिटलाइज एक्सपेंस and if all those conditions are being fulfilled, then it can be capitalized and then we have to amortize on the basis of straight line, on the basis of equally distribution as per the matching concept. ठीक है जी. तो SOCI बेटे IFRS में इनकम स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. व्हेन डेवलपमेंट कॉस्ट इज अमोर्टाइज, नेट रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, ये तो गिवन ही था. नेट रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, ये भी गिवन था. अब देखिए 900 को मैंने यहां पे डेबिट नहीं किया, मैंने इसको क्या किया, 3 साल में अपोर्शन कर दिया, एलोकेट कर दिया, इक्वल स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कर दिया, क्योंकि मुझे 3 ही साल गिवन थे, तो मुझे लगा कि लाइफ 3 ही साल है. तो $900,000 को मैंने डिवाइड बाय 3 कर दिया और बेटे 300 आ गया. उसके बाद मैंने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. आई थिंक आपको बात समझ आ रही है. मुश्किल है ही नहीं बेटे, मुश्किल नहीं है बेटे. मुश्किल आपके मन का, आपके घर का, दिल का डर है बस, और मुश्किल तो कुछ भी नहीं है बेटा. आइए मैं दोबारा से अपनी स्लाइड्स में आ गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट कॉस्ट. देखिए आपके कैपलॉन में, आपके बीपीपी में, आपके ACCA स्टडी मटेरियल में दे हैव गिवन द एम्फोसिस ऑन द कंडीशंस व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड, देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट, अदरवाइज यू विल ट्रीट इट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस. तो बेटे इस बात को बड़ा ध्यान से देखना है, वो कंडीशंस चेक करनी है. उन्होंने आपको 4 बातें बताई हैं, आपको अब ये देखना है कि क्या वो कंडीशंस उन बातों से फुलफिल हो रही हैं. अगर वो फुलफिल हो रही हैं तब तो हम कैपिटलाइज करेंगे. तो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है जी बताओ, इट विल बी क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब किस केस में हमें कैपिटलाइज करना चाहिए और किस केस में इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डेवलपमेंट कॉस्ट. अ कंपनी स्पेंड $3 lakh इन्वेस्टिगेटिंग वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस फाउंड इन द Amazon रेन फॉरेस्ट इज रेजिस्टेंस टू हीट. एक कंपनी ने इतने पैसे इनकर लगाए इस ऑब्जेक्टिव से कि क्या ये रेजिस्टेंस टू हीट है.
अभी देखिए यहाँ पे कोई टेक्निकली फिजिबिलिटी, कमर्शियली वायबिलिटी की बात नहीं हो रही, फ्यूचर में बेनिफिट अचीव करने की बात नहीं हो रही, प्रोसेसेस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, इसका मतलब वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, इट मींस इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है सर। बी पॉइंट, a company has incurred this much expense in the course of making a new waterproof and windproof material with the idea that it will be used for this. बेटे ये देखो, with the idea, it means intention is to go in the future, it is commercially viable, it is technically feasible, it means your production, you want to produce it. तो बेटे यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंस आ रहा है आप वो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, तो आई विल से दैट यस दिस इज टू बी ट्रीटेड एज अ डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है सर, इसको टिक लगाते हैं, आगे देखते हैं। A company has found that a chemical compound known as this is not harmful to this body. खाली ये पता लगाया कि हार्मफुल नहीं है, हमारी कमर्शियल प्रोडक्शन की कोई इंटेंशन भी नहीं है, ना कुछ बताया जा रहा है, ना कोई टेक्निकली फिजिबिलिटी की बात हो रही है, ना कमर्शियली वायबिलिटी की बात हो रही है, खाली हमने एक चीज का पता लगाया और चुपचाप बैठ गए। इट मीन्स इट इज नॉट अ डेवलपमेंट कॉस्ट। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो यहां पर भी हम क्रॉस कर देते हैं बेटे, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, और सी क्रॉस है। अब हम आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं बेटे? डी में आ रहे हैं, डी में आ जाते हैं। अ कंपनी हैज इनकर्ड 5 लाख यूज इन क्रिएटिंग दिस ऑफ अ न्यू हॉट दिस सूट फॉर। अब बेटे एक तो नया बनाया, फर्दर इनकर्ड, फर्दर का मतलब है ये आगे प्रोडक्शन करने वाले हैं, आगे इनको बेनिफिट होगा। तो बेटे सेकंड और फोर्थ अगर आप ध्यान से देखें तो दीज कॉस्ट विल बी ट्रीटेड और दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज डेवलपमेंट कॉस्ट, आराम से। तो बेटे देख लीजिए, आंसर भी मैंने लिखा है सी में क्या है बेटे? सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ड्यूरिंग द करंट ईयर अरेबियन सी डेवलप्ड अ न्यू मटेरियल फ्रॉम विच द नेक्स्ट generation of wetsuits will be made. The special material will ensure that swimmers are kept this the cost incurred for the capitalization criteria which meet the capitalization criteria. अब हमारी टेंशन खत्म हो गई, उसने कहा मीट कर रहा है कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब 5 कंडीशंस पूरी कर रहा है। 5 तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, वो कंडीशंस पूरी कर रहा है। 5 ईयर्स में रिकवर करेंगे 2006 से। आप बताइए जी, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ये 5 साल में ये रिकवर होगा। अब वो कह रहा है जी वो कंडीशंस में मीट कर दी हैं, आप बताओ 1 साल में कितना डेबिट कर सकते हैं? बड़ा ही सिंपल है जी, आप बताइए। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट कम्स टू 50,000। तो बेटे ये 50,000 का आंसर। ठीक है, मैंने कहा मुश्किल नहीं है, आपको बस करना है, जीतना है, जीत आप ही की होगी। आप एक स्टेप आगे तो लो यार, ढीले बैठ के पढ़ते हो, बेड में लेट के पढ़ते हो, तो कैसे समझ आएगा ये बताओ? आपको सेपरेट रजिस्टर बनाना चाहिए, क्वेश्चंस लिखने चाहिए, माइंड से ये छोड़ दो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। बेटे यू विल नॉट एबल टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव टाइप अनलेस एंड अंटिल योर कांसेप्ट्स आर क्लियर। कैसी बातें करते हो यार? बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा बेटे चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 का, और उसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, थोड़ा सा ही बताना है। आप प्लीज आज के लेक्चर को प्रिपेयर करके नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड तभी करना। ठीक है जी।